पिछले 48 घंटे से ज्यादा के समय में यह आदमी इसी ऊंची इमारत के 32वें फ्लोर के बाहर खड़ा है। नीचे हजारों की भीड़ उसे देख रही है, लेकिन उसे रोक नहीं पा रही है, बल्कि सब उसे नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा क्यों? निक नाम का आदमी जिसके हाथ में सूटकेस है और किसी जगह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर किसी चीज का डर देखते हैं, जैसे कि मानो कोई है जो उसका पीछा कर रहा हो। तेज तेज कदमों के साथ वो होटल में जा पहुंचा, जहाँ उसकी पहले से बुकिंग थी, लेकिन गलत नाम के साथ। उसने वहाँ खुद का नाम ब्रोकर बताया। उसके नाम से उसे एक रूम अलॉट हो गया और कुछ देर के बाद उसके लिए खाना भी आ जाता है, लेकिन निक उसे छूता तक नहीं, बल्कि वहाँ की चीजों को साफ करना शुरू कर देता है। उन चीजों को वो ज्यादा साफ करता है जिससे उसने कुछ देर पहले छुआ था, ताकि उसे फिंगरप्रिंट उस पर से हट जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ देर पहले खून हुआ है और कातिल खुद निक ही है। अब साफ सफाई करने के कुछ देर बाद उसने एक पेपर पर कुछ लिखा, शायद कुछ नोट लिख रहा हो, वो किसी और के लिए। अब जब वो पूरा हो गया तो उसने रूम की खिड़की खोली और वहीं से बाहर आ गया। मैं आपको यहाँ बता दूं कि उसका रूम 32वें फ्लोर पर है और जहाँ इस समय निक खड़ा है, हालांकि खड़ा भी नहीं है, वो असल में चल रहा है। उस पतली सी जगह पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार नीचे की तरफ देखकर उसे डर लग रहा है। पर सवाल एक ही है, ये सब करने की क्या जरूरत? अगर खुद की जान लेनी है तो आसान तरीके भी तो मौजूद है। मैं आपको बता दूं, अंत में आपके सामने कुछ ऐसा आएगा जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी। पर फिलहाल अभी निक आगे बढ़ता जा रहा है। इस बीच नीचे सड़क पर गुजर रहे लोगों की नजर उसके ऊपर खड़े निक पर जाती है। कुछ लोगों ने उसे आवाज लगाकर रुकने को कहा, लेकिन बूढ़ी लेडी थी जिसने पुलिस को कॉल कर दिया। बताया कि एक आदमी जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अब निक अकेला नहीं है इस कहानी में, क्योंकि धीरे धीरे नीचे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। हो सकता है कि कुछ ही देर में निक के बारे में पूरे शहर में बातचीत होने लगे। यहाँ से अब सीन शिफ्ट हुआ कुछ समय पीछे, जब हमने निक को एक अलग ही अवतार में देखा। वो अभी जेल में अपने कर्मों की सजा काट रहा है। उसी दौरान वहाँ कुछ कैदियों से उसकी झड़प भी हो जाती है, जिसमें उसकी काफी धुलाई भी हुई, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने आकर उसे दूर कर दिया। कुछ देर के बाद निक का लॉयर आकर उसे समझाती है उसे अपने बिहेवियर को सही करना होगा और दूसरी चीजों को भी, और उसे कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाने का मन बना लिया है। इसीलिए उसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक गलती उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। लॉयर के जाने के बाद निक से मिलने के लिए माइक आता है। दरअसल जेल में आने से पहले निक एक पुलिस वाला था और माइक उसका पार्टनर। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होती है। पहले उसने उसे काफी बातें वगैरह की, कुछ पुराने किस्से भी शेयर किए, लेकिन अंत में उसे एक बुरी खबर सुनाई कि उसके पिता की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका छोटा भाई जूई उनकी देखरेख कर रहा है। कुछ दिन के बाद निक के पास एक ऑफिसर आकर बताता है आज सुबह उसके डैड की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन अभी तो उसके फ्यूनरल पर भी जाना है, इसीलिए वो खुद को संभालता है। अब पुलिस की भारी तैनाती में वो वहाँ पहुँचता है। पहले से जूई और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ मौजूद थी, अब माइक भी वहाँ आता है। फ्यूनरल के बाद जूई ने आकर निक से कहा जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तो वो कहने लगा मेरी वजह से? अगर मैं बाहर होता तो डैड का पूरा ख्याल रखता, लेकिन तुमने अपनी अय्याशी में ज्यादा समय लगाया, उसी के कारण वो अकेले पड़ गए। यहाँ जूई का कहना था कि जब से वो जेल में गया है तभी से उसके डैड डिप्रेस हो गए और उन्होंने इसी चक्कर में खुद की सेहत भी खो दी। अब दोनों की ये बहस कब हाथापाई में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता। पुलिस वाला आकर उन्हें अलग करता और इसी में माइक फायदा उठा लेता है। उसने बड़ी ही चालाकी से एक ऑफिसर की बंदूक निकाली और उन पर तान दिया और फिर उसने जूई को बंदूक की नोक पर ले लिया और कहा कि वो उसकी हथकड़ियों को खोले। उसे ये करना ही पड़ा, पर निक ने उस पुलिस वाली से माफी मांगी जाने से पहले, क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन अभी निक को इस चंगुल से निकलना है और इसीलिए उसने वहीं खड़ी एक पुलिस कार को चुरा लिया जिसमें पहले से चाबियां लगी थी, जिसे लेकर वो फरार हो गया। लेकिन इतनी आसानी से ये लोग उसे जाने तो नहीं दे सकते। काफी दूर तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है, लेकिन एक समय पर निक को लगने लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन तभी उसके सामने से आती हुई एक ट्रेन दिखाई देती है, तो उसने सोचा कि अगर मैं उससे पहले ही पटरियों को क्रॉस कर दूं तो बच जाऊंगा। ऐसा करने की कोशिश तो करी उसने, लेकिन आखिरी समय पर ट्रेन ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार दूर जाकर गिर पड़ती है। दूसरे साइड खड़े इन लोगों को लगा कि वो मर चुका होगा, इसीलिए वो ट्रेन से गुजर जाने के बाद इस तरफ आए इस उम्मीद में, लेकिन वहां पर वो था ही नहीं, वो भाग चुका था। जो देख जूई ने माइक से कहा कि अब तुम लोगों को मेरे भाई को मारने का मौका मिल गया है, लेकिन इतना याद रखना इतनी आसानी से वो हाथ नहीं आएगा। उधर निक भागते हुए खुफिया जगह पर पहुंच चुका था, जो शायद उसी की थी, क्योंकि वहां उसके जरूरतों के सारे सामान पहले से मौजूद थे। उसने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर कुछ पैसे थे और साथ में उसकी कुछ आईडी कार्ड भी थे, जो आगे चलकर उसके लिए काम आने वाले। साथ में उसके परिवार की एक फोटो भी थी, जो देख निक थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के बहुत कम हिस्से अपने परिवार को उसने दिए थे, जिस चीज का उसे हमेशा मलाल रहेगा। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है
वही सिचुएशन अभी भी है। निक अभी भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है, परंतु नीचे की भीड़ अब ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई देखना चाहता है कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। धीरे धीरे वहां पुलिस भी आने लगती है। एक ऑफिसर ऊपर आता है जिसका नाम जैक था। वो निक से बात करने की कोशिश करता है, तभी उसके पास उसका सीनियर आकर बताता है ऐसे लोगों की कुछ डिमांड होती है, तुम उसे जाकर पूछो कि वो क्या चाहता है। अब जैक ने ऐसा ही किया। वो उसके पास गया। निक का कहना था कि उसकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस वो एक इलाना नाम की लेडी ऑफिसर से मिलना चाहता है ताकि वो उसे बात कर सके। जैक ने आकर अपने सीनियर को बताया, कहा कि वो किसी लेडी ऑफिसर से बात करने को कह रहा है। इस बीच उन लोगों ने वो नोट भी देख लिया जिस पर कुछ ऐसा तो नहीं लिखा था जिससे इन्हें यह पता चल सके कि आखिर माजरा। दरअसल इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता कि निक कौन है, क्योंकि उसने यहाँ पर बुकिंग तो किसी और नाम से करवाई थी। उसका अगला पिछला उन्हें कुछ भी नहीं पता, और अभी तक वो उसे सिर्फ एक आम नागरिक की तरह देख रहे थे। इलाना को बुलाया जाता है और वो सीधा जाकर निक से पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया, क्या बात करना चाहता है वो उससे। तो निक का जवाब आता है कि उसने कुछ दिन पहले टीवी में देखा था कि उसी की तरह एक आदमी खुदकुशी कर रहा था। पुलिस ने उसके पास भेजा बात करने को, उसने खुदकुशी कर ली तो वो भी चाहता है कि आखिरी बार वो उसे बात करे। उसके जवाब से इलाना का मुंह बन जाता है। इतनी दूर से उसने उसे इसलिए बुलाया ताकि वो उसे ये कह सके। इस बीच इलाना के लोग उसे बताते हैं कि रूम में कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है जिससे कि हम इस आदमी के बारे में कुछ पता लगा पाए। अब यहाँ हमें समझ में आता है कि असल में निक ने सारी चीजों को इतनी बारीकी से क्यों साफ किया था, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया ताकि उस पर कोई दाग ना लग जाए। अब इलाना इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश होती है, क्योंकि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कोई कमरे में आए और कोई निशान ही ना हो। अब उसी बिल्डिंग में हम एक डेविड नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने स्टाफ पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था और अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो वो कंगाल हो जाएगा। इस दौरान हम इलाना को देखते हैं जो निक को सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। इस बीच हम उसे किसी से बात करते हुए भी देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जूई थी, जिसे वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग उस बिल्डिंग में आओ, टाइम बहुत कम है। जूई के साथ एंगी भी होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक बिल्डिंग में घुस गए जिसमें एक ज्वेलरी का शोरूम जो डेविड का था। जी हाँ, वही बिजनेसमैन। तो वही माइक अभी भी निक को ढूंढने में लगा हुआ है पर उसका कुछ भी अता पता नहीं है। इस बीच हम निक को देखते हैं जो जूई से बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि हम टेरिस पर आ गए हैं, अब तुम्हारी इशारे की जरूरत है, हमने विस्फोटक को लगा दिया है। दरअसल ये लोग उसी टेरिस के ऊपर एक धमाका करेंगे जिससे छत टूट जाएगी और वो नीचे चले जाएंगे। इसके लिए उन्हें निक की जरूरत है, तो वो कैसे चलिए देखते हैं। यहाँ निक अब कूदने का बहाना करना शुरू करता है और बार बार इलाना से कहता है कि अब वो कूद रहा है। ऐसा करते देख नीचे खड़े जितने भी लोग थे या फिर पुलिस वाले थे सब चिल्लाने लगते हैं और इस बीच वो ब्लास्ट भी कर देता है। नीचे खड़े लोगों की चीख इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी धमाके की आवाज आती ही नहीं और ना ही ऊपर किसी का ध्यान भी जाता है। सभी की आंखें तो निक पर गड़ी थी। अब टेरिस पर छेद हो जाता है तो वो दोनों नीचे चले गए और इधर निक इलाना से कहता है कि उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, बहुत डर लग रहा है उसे। क्या वो उसे सिगरेट देगी पीने के लिए? अब इलाना ने बिना समय गवाए उसे सिगरेट दे दी। एक पफ लेने के बाद उसे वापस लौटा देता है और इसी बहाने इलाना को उसके फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। तो वो फौरन अपने लोगों को इस बारे में बताने लगती है और कहती है तो वो फौरन अपने लोगों को इस बारे में बताती है। दूसरी तरफ जूई और एंगी दोनों ही उस इमारत के सीसीटीवी कैमरा को खराब कर देते हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी कोई फोटो बाहर ना निकले। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच जो मीडिया का हेलीकॉप्टर होता है वो निक के काफी करीब आ जाता है जिसके कारण वो उसकी हवा से नीचे गिरने लगता है। ये चीज पूरी दुनिया अब देखने लगती है जिसमें माइक भी था। वो भी निक को पहचान जाता है। जब चॉपर दूर गया तो चीजें थोड़ी सी शांत हुई, लेकिन जूई अब एक जगह पर फंस चुका है। दरअसल उसने तिजोरी तो खोल लिया है लेकिन उसके अंदर एक हीटिंग सेंसर है जो अगर ऑन हो गया तो ये पल भर में राख हो जाएंगे। जूई निक से पूछता है कि अब क्या करे, तो निक बताता है तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होगा, वही स्प्रे करना पड़ेगा जहां से वो सेंसर है, ऐसे में वो कुछ देर के लिए काम नहीं करेगा। उसने ऐसा ही किया और चीजें काम कर गई। दोनों अब अंदर घुसते हैं और इधर इलाना को पता चल जाता है जो बंदा बाहर खड़ा है उसका असली नाम निक है। वो पहले एक पुलिस वाला था। सिर्फ यही नहीं, उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने $50 मिलियन के हीरे चुराए थे डेविड नाम के बिजनेसमैन के शोरूम से जो अभी इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर है। सबसे अजीब बात यह है कि डेविड ने कुछ दिन पहले ही यहाँ से कुछ फीट की दूरी पर एक शोरूम खरीदा है जिसमें उसके सारे ज्वेलरी मौजूद है। ये सुनकर वो फौरन डेविड से कॉन्टैक्ट करती है। उधर माइक उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ निक सबसे पहले गया था, जहाँ उसे कुछ फाइल मिलती है जिसमें उसकी एक फाइल थी। उन सभी को वो जला देता और फोन करके इलाना से बात करता कि तुम्हें निक से इत्मीनान से बात करनी होगी क्योंकि वो हमेशा ऐसा साबित करने की कोशिश करता है जैसे वो हर बारी एक बेगुनाह है। नीचे डेविड खुशी मना रहा था कि उसने नई बिल्डिंग खरीदी है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि निक ऊपर ही है। तो वो फौरन ऑफिसर को बुलाकर डांटता और कहता है तुम्हें उसे खत्म करना होगा वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब निक देखता है कि पुलिस वाले उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। उसने एक चाल चली, वहीं 1-2 नोटों की गड्डी को उसने नीचे फेंक दिया जिससे सारे लोग पुलिस वाले के आगे आ गए और इसी चक्कर में उन्हें
अंदर जाने में देरी हो जाती है। इसी का फायदा उन दोनों ने उठा लिया और समय रहते एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि निक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो आ रहे हैं। जब वो आए तो उन्होंने हर जगह चेक कर लिया लेकिन कोई नहीं मिला, पर हाँ जूही को पासवर्ड मिल गया जो कि स्टाफ ने डायल किया था। इधर इलाना निक को सब कुछ बता देती है, पुलिस जल्दी ही तुम्हें मारने वाली है, इसीलिए बेहतर है कि तुम नीचे आ जाओ। पर निक कहता है कि वो बेकसूर है, उसे डेविड ने फंसाया है, उसने कोई हीरे नहीं चुराया बल्कि उसे तो उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। असल हीरे डेविड ने चुराए थे। जो सुन इलाना ने कहा कि भला वो अपने ही सामान को क्यों चुराएगा। उसने बताया कि वो बैंक करप्ट होने वाला था और ऐसे में अगर वो खुद के हीरो को बेच भी देगा तभी अपने कर्जों को चुका नहीं पाता, इसलिए उसने ये तरीका सोचा। इससे उसके पास हीरे भी हैं और इंश्योरेंस के पैसे भी मिल गए उसे। बस मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। इलाना उसकी बात मान जाती है लेकिन माइक तेजी से नीचे पहुंच जाता है। अब सीनियर ऑफिसर डांटे से कहता है कि हमें उसे खत्म करना होगा वरना सबके सामने हमारी सच्चाई आ जाएगी। यहाँ में ये साफ पता चलता है कि वो दोनों डेविड से मिले। इसी बीच वहाँ एक लेडी एक फाइल लेकर आती है जो माइक छीन लेता और ले जाता है एक अलग कमरे में, जहाँ उसमें से वो कुछ पेपर को निकाल लेता है, लेकर जाता है उसी कमरे में जहाँ इलाना और जैक पहले से मौजूद थे। ये वही कमरा था जहाँ निक है। माइक को यहाँ देख इलाना को थोड़ा शक होता है क्योंकि वो अचानक यहाँ आ गया, अभी तो वो उनसे दूर था। इस बीच वो दोनों निक को बताते हैं कि उन्हें तिजोरी में मोनार्क डायमंड नहीं मिला, तो वो उनसे कहता है कि अलार्म बजा दो। जो सुनते ही वहाँ पर डेविड अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने एक खुफिया तिजोरी बनाई थी जिसमें कि वो मोनार्क डायमंड रखा हुआ, मतलब कि निक सही बोल रहा था, वो डायमंड अभी भी उसके पास ही है। इधर माइक जबरदस्ती करके उन दोनों को रूम से बाहर कर देता है और गेट को लॉक कर देता है। निक से बात करना शुरू करता है कि अब उसे उस पर हल्का सा भी विश्वास नहीं है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और धोखेबाजों से मैं बात नहीं करता। पर दोस्तों माइक उसे उतरने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर निक की बातें सभी ने सुन ली तो वो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा और हर कोई फंस जाएगा। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है जो निक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर हो जाता है और भागते हुए खिड़की को तोड़कर रूम के अंदर घुस जाता है। अब वो इमारत के अंदर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ डेविड उस हीरे को लेकर अपने सेफ वॉल्ट में आ जाता है जहां वो उसे एक तिजोरी में रखने ही वाला था कि तभी वहां जूही और एंगी उस बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और उसे वो हीरे छीन लेते हैं और फिर उसे उसी सेफ वॉल्ट में बंद कर देते हैं। नीचे आकर उन्होंने वो बैग एक बूढ़े आदमी को दे दिया। ये वही आदमी था जो निक के लिए ऊपर खाना लेकर आया था। उसे हीरे देने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए, लेकिन डेविड ने डांटे को फोन करके बता दिया वो हीरे ले गया, मुझे जितनी जल्दी हो सके पकड़ो। इधर निक भी भागे ही जा रहा था कि तभी उसके सामने वही ओल्ड मैन आ जाता है जो उसे बैग सौंप देता है और कहता है कि तुम ऊपर जाओ, तो वो वहीं जाने लगा। इधर जूही बाहर ही निकलने वाला था कि तभी डांटे उसके सामने आता है, उसे पकड़ लेता है। वही निक अब फिर से रूम में घुस जाता है और वहीं की खिड़की से बाहर लच पर आ गया। अब दोबारा से उसे नीचे वाले देख लेते हैं और उसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। इससे डेविड को पता चल जाता है कि वो वहां पर है, इसीलिए वो फौरन डांटे को बता देता है जो जूही को लगातार मारे जा रहा था। जब उसे पता चला तो तुरंत टेरेस पर गया जहां पर उसके हत्थे निक लग गया, जिसके बाद डांटे जूही को भी लेकर आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब। इलाना उसे रुकने को कहती है पर डांटे उसे नीचे जाने को कहता है, पर वो इनकार करती है और वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और नीचे भेज देते हैं। अब इसके बाद वहां पर डेविड आता जो निक से वो हीरो का बैग छीन लेता है, बोलता है एक बारी फिर से वो हार गया लेकिन इस बारी वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके जाने के बाद डांटे कहता है तुम अब नीचे कूद जाओ वरना मैं तुम्हारे भाई को धक्का दे दूंगा। निक लाचार हो चुका था और इसीलिए वो किनारे पर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां माइक आ गया जिस पर डांटे ने कई बार गोलियां चलाई, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। उल्टा इसमें मिक की मौत हो जाती है, पर मरने से पहले वो निक से माफी मांगता है कि उसने उसे फंसा दिया, पर वो सच में ये नहीं जानता था कि ये खेल इतना बड़ा है, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वो अपनी सांस लेता और डांटे मौका देकर निक को मारने ही वाला था कि तभी वहां इलाना आ गई जिसने उसके गले में गोली मारकर उसे जान से मार दिया। लेकिन दोस्तों डेविड हीरो को लेकर भाग रहा था, अगर वो चला गया तो हमेशा के लिए फिर से निक जेल में सड़ेगा, इसीलिए उसने वहीं से छलांग मार दी। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो नीचे कुशन पर गिरता है और भागते हुए जाता है डेविड के पास। उसके पास वो हीरे छीन लेता है, दिखा देता है कि सभी को आज भी हीरे डेविड के पास ही है, उसने उसे फंसाया था जानबूझकर, जिसके चलते उसे 25 साल की सजा हुई। जितने भी मीडिया वाले वहां खड़े थे हर कोई उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, पर कुछ ही दिन के भीतर निक को आजाद कर दिया जाता है। इलाना उसे मिलने के लिए आती है, दोनों वहां से एक बार में पहुंच जाते हैं वही जहां वही शख्स खड़ा था जिसने निक को वो हीरे का बैग दिया था, जिसने उसे खाना भी दिया था। और यहीं पे इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल ये निक के पिता हैं। जी हाँ, उसने अपने फ्यूनरल का नाटक किया इसीलिए किया ताकि निक वहां पर आए और फिर वहां से आजाद हो जाए, ताकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके लोगों के सामने। पर बड़ा ही खतरनाक तरीका उसने ढूंढा। जूही इंगी को शादी के लिए प्रपोज कर देता और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।